नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जो पूरी ये जंग है, जो रेस है, उसकी तस्वीर एकदम बिल्कुल साफ हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर, एक तरफ वो व्यक्ति जिसने 50 साल अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी और बुढ़ापे तक रिटायरमेंट से वापस उनको लाया गया ताकि कांग्रेस पार्टी का उन्हें अध्यक्ष पद के लिए कम से कम उनकी उम्मीदवारी सामने लाई जा सके। दूसरी तरफ एक राजनयिक बने राजनेता जो एक रॉक स्टार पॉलिटिशियन भी कहे जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता की हद यह है कि जब भी द वायर पर, मैंने खासकर देखा है बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी, लेकिन द वायर पर जब जब शशि थरूर का इंटरव्यू मैं करती हूँ तो ये समझ लीजिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी श्रद्धा, अपने काम, अपनी कर्मठता, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए है, खड़गे साहब के लिए, कि वो गांधी परिवार के नज़दीकी हैं। और शायद इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई जब उनके प्रपोजर्स में हमने देखा कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो मीडिया के सर्कल्स में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये कम से कम ये एक तरह से अभी से ही कहा जा सकता है कि इसमें कौन जीतेगा। और ये रेस पूरी तरीके से शायद हो सकता है बेमानी हो, लेकिन उसके बावजूद भी शशि थरूर कह रहे हैं थिंक टुमारो थिंक थरूर। इस तरह का उन्होंने कैंपेन चलाया है, यानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। थरूर साहब, ये सही बात है क्या? जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जो बदलाव चाहते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि एक मिनट में शुरुआत में कहना चाहता था कि आपने जब जंग कहा, ये सही नहीं है, क्योंकि जंग में तो दुश्मन होते हैं। हमारे बीच में, खड़गे साहब और मेरे बीच में ऐसे कुछ शत्रु तो नहीं है। मैं कल उनको फोन करके बेस्ट विशेस बोल दिया था, उन्होंने भी मुझे मेरी तरफ गुड लक कह दिया। बात यह है कि हम दोनों सहयोगी है एक ही पार्टी के भीतर, और हम बिल्कुल जंग के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारे तो अलग अलग संकल्प है पार्टी के बारे में और भारत के बारे में। और मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा, जैसे आपने कहा, अनुभवी है हमारी पार्टी में। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं कि वो भीष्म पितामह है। अगर कोई भी पार्टी के 2-3 नेताओं, टॉप नेताओं के बारे में बोलेंगे गांधी परिवार के अतीत, तो खड़गे साहब का नाम बिल्कुल सही आएगा। तो इतना बड़ा नेता के मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो वो कर रहे हैं, जो अंग्रेजी में कहा जाता है बिजनेस एज यूजुअल, मेरे ख्याल में पार्टी जैसे अभी चल रहा है, अगर लोग संतुष्ट है तो नेचुरली इनको ही वोट देना पड़ेगा। लेकिन जो चाहते हैं, और मेरे ख्याल में हमारे युवा जो बहुत है, हमारे युवा तो बहुत है हमारे पार्टी में, वो चाहते हैं कि कई एस्पेक्ट में हमारे काम करने वाली रीति को बदल ले, और इसमें मैं उनके साथ हूं। मैं कुछ आइडियाज, कल आपको पता है कि मैं एक पत्रिका निकाला, मैनिफेस्टो, लोगों को प्रेजेंट किया, और मैं संदेश करके सब लोग को भेजना चाहता हूं। ये 9150 जो हमारे डेलीगेट्स हैं जो वोट करेंगे, और मैं उनको समझाना चाहता हूं कि अगर मैं आया तो बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, कि ये पार्टी की चलने का तरीका हम बदलेंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा, यस, आई एम द कैंडिडेट ऑफ चेंज। खड़गे साहब के साथ। जी हाँ, लेकिन थरूर साहब, मसला यहाँ पर यह है कि क्या ये जो पार्टी की अध्यक्षता है, ये पार्टी प्रेसिडेंटशिप जो है, ये कांटों का ताज भी बताया जा रहा है। आपको इसमें ऐसा कौन सा शहद नजर आया जो आप खींचे चले आए? लोग यहाँ पर उल्टे पैरों लौट रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। आपको क्यों चाहिए कांग्रेस की अध्यक्षता? देखिए, क्योंकि मैं तो जैसे आपने कहा, ऐक्य राज्य सभा, यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरा काम करके जब राजनीति में वापस आया, मैं मेरा पूरा मन, श्रद्धा, पूरी 100% कमिटमेंट के साथ भारत वापस आके भारत के भविष्य के लिए काम करना चाहता था। और मैं विश्वास करता हूं कि कांग्रेस पार्टी है एक ही पार्टी जिसमें सारे भारतवासियों शामिल हो सकते हैं। हमारे जो मूल्य है, हमारे जो संकल्प है भारत के बारे में, आइडिया ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, ये है इंक्लूसिव इंडिया। सब लोग को एक साथ लेके चलते। आप मजहब छोड़ दीजिए, जाति छोड़ दीजिए,
भाषा छोड़ दीजिए, कहाँ आपकी जन्म हो गया, ये सब प्रश्न नहीं है। भारतवासी हो, भारतीय नागरिक हो, तो आप एक ही मतलब अधिकार से दूसरे कोई भी नागरिक को आपके ज्यादा अधिकार नहीं हो सकता इस देश में। हम सब एक है, हम सब समान है, और हम एक साथ काम करेंगे भारत के भविष्य के लिए। इस संकल्प से कांग्रेस पार्टी काम करता है। और ये है, मैं तो आपको पता है, मैं किताब लिख रहा हूँ, 40 साल से ज्यादा हो गया, और मेरी किताबों में जो कुछ मैं लिखा है ये लोग पढ़ सकते हैं, उनको मालूम है कि मेरे जो आइडियाज है, मेरे जो सोच है, ये तो मैं राजनीति में आने के बहुत बहुत साल पहले पब्लिश किया था। तो इसमें ये नहीं है कि मैंने राजनीति में आके मेरे कन्विक्शंस, मेरे विश्वास को मैंने नया तौर पे डिस्कवर किया। ये तो मेरे पुरानी जिंदगी भर की सोच है, और मैं चाहता था कि इसी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में हम आगे बढ़े। लेकिन हमको पता है अभी दो लोकसभा चुनाव में हमें 19% वोट मिले हैं, और जब हमारे वोट के आंकड़े बढ़ नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें नए वोटर्स को ले आने में कठिनाइयां महसूस हो रही है। और मैं चाहता हूं कि नए वोटर्स, बाहर के वोटर्स, ये वोटर्स जो एक जमाने में शायद कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन शायद एक दो चुनाव के लिए वो लोग भाजपा की तरफ चले गए, उनको हमें वापस ले आना चाहिए। और ये स्पष्ट हो गया है ये दो चुनाव के रिजल्ट्स देख के कि अगर हमें उन्हें वापस लेना है तो बदलाव चाहिए, पार्टी के भीतर भी चाहिए, और पार्टी का चेहरा वोटर्स को जो दिखा रहे हैं, इसमें अगर हम दिखाएंगे कि हम युवकों को शामिल कर रहे हैं, कि हमारे काम में नए पर्सपेक्टिव्स लेके आए हैं, तब तो मेरे ख्याल में हमें नए वोटर्स को भी ले आ सकेंगे कांग्रेस। जी हाँ जी शशि थरूर, इसमें जो एक बात है वो ये कि बार बार, और मैं भी शायद, मुझे कहने में झिझक नहीं है कि आपका चेहरा, आपकी शख्सियत, और जिस तरह की आपकी राजनीति और विचारधारा रही है, और आपका स्टाइल भी, अंग्रेजी में स्टाइल, जो आपका एक अंदाज है, उसके मुताबिक भी ये कहा जा सकता है कि जो पारंपरिक वोटर है कांग्रेस पार्टी का, उससे इतर भी आप लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जिसमें ये कहा जाता है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो कि एक मध्य वाली राजनीति रखते हैं, या मैं कहूँगी लेफ्ट लिबरल राजनीति रखते हैं, या कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं, बल्कि वो लोग भी जो कि राइट लीनिंग है, या मैं कहूँगी सॉफ्ट राइट हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो मुझे ये ज़रूर समझाइए आप कि वो लोग जो शायद भाजपा को, नरेंद्र मोदी को वोट कर सकते थे, आप उनको क्यों आकर्षित करते हैं? आपकी राजनीति में ये कोई सुराख है, कोई छेद है, या ये कोई अच्छी बात है कि आप पारंपरिक वोट से इतर जाकर भी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? देखिए, मेरा सोच तो लोग जो जानते हैं, और मैं तो आपको पता है कई भाषण देता हूँ, कई इंटरव्यूज देता हूँ, यूट्यूब में लोग मेरी राय कई विषयों पे पता कर सकते हैं, पार्लियामेंट में, संसद में भाषण दिए हैं, तो लोग को पता है कि मैं किस किस्म के आदमी हूँ, किस किस्म की सोच है मेरा, और ये जो विचारधारा मैं आगे रखना चाहता हूँ, ये तो कांग्रेस आइडियोलॉजी में फोर स्क्वायर है। मतलब इसमें कांग्रेस के विश्वास और मेरे विश्वास से कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ कहूंगा कि हमें कोई सख्त प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण ले लूं तो मैं कोई कट्टर हिंदुत्ववादी का वोट मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुत्ववादी जो सोचते हैं कि इस देश सिर्फ हिंदुओं का है, कि जो माइनॉरिटीज हमारे देश में है वो लोग या अतिथि है या डाकू है, इस किस्म की बातचीत, जो हिंदुत्ववादी, जो कट्टर है, जो गोलवालकर, सावरकर उस जमाने से एक सोच में रहे हैं, वो लोग मुझे कभी कभी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहने से भी मैं ये भी कहूंगा, मैं ये मृदुल हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ये भी मेरा नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं कि मेरे हिंदुइज्म में, हिंदुत्व शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है उसका मतलब को लोग बदले हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म जो है, ये मुझे सिखाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, हम सिर्फ टॉलरेंस नहीं, सहिष्णुता सिर्फ नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस, लोगों को स्वीकार करने का हमें सिखाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ अरफा कि मैं सोचता हूं कि मेरा विश्वास जो है वो सत्य है, आप सोचती हो कि आपके विश्वास भी सत्य है, मैं आपके सत्य को सम्मान देता हूं, इज्जत देता हूं, आप मेरे सत्य को भी ऐसे रिस्पेक्ट कीजिए। तो इस किस्म के फॉर्मूला जो विवेकानंद जी हमने बताए, ऐसे ही हमारे देश में एक साथ जीना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदुत्व से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं कहूंगा कि ये है जो मैं समझा, हमारे मेजॉरिटी हिंदूज के मन में इस किस्म की विश्वास है, इस किस्म की जिंदगी है। हाँ, लोग अपने ही मंदिर जाते हैं,
दूसरे लोग अपनी मस्जिद जाते हैं, कोई और अपने चर्च, अपने 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 दूसरे गुरुद्वारा वगैरह जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो जाना चाहते हैं, जाते हैं। लेकिन हम उन्हें रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो हमारे साथ भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, हम एक साथ जीना चाहिए इस देश में। तो मेरे ख्याल से राइट की तरफ मेरे लोग आए नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग एक जमाने में कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, जो अभी कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं, आई थिंक मेरे विश्वास ये है कि कारण अलग होंगे, हिंदुत्व नहीं होंगे। तो हम हिंदुत्व के बुनियाद पे नहीं उनको ले आने चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि अगर आप सोचे थे कि 2014 में कि मोदी जी अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छा काम करेगा, रोजगार ले आएगा, और आपको पता है कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, जो हमारे आंकड़े सारे जानते हैं, ग्रोथ रेट कम हो गया है, हमारे जो महंगाई बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, रुपये का कीमत बहुत बहुत कमजोर हो गए हैं, और ये नोटबंदी के साथ बहुत लोगों को दिक्कत भी पहुंचाए हैं। तो अर्थव्यवस्था में उनका कोई जीरो अचीवमेंट है। और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी, पुलवामा, बालाकोट के बारे में आप चाहते थे कि मोदी जी को वोट कीजिए, कभी भूल जाइए मत कि हम कांग्रेस पार्टी इस देश को सुरक्षित रखे हैं, और 2-3 जंग में हम जीते भी हैं जब हम सरकार चलाते थे। तो कभी भूल जाइए मत कि इसमें कोई अंतर नहीं है भाजपा और हमारे साथ। अगर आपको ये सब चाहिए और इंक्लूसिव इंडिया भी चाहिए, सब लोग को एक साथ ले चलने वाली पार्टी चाहिए, और आपको अर्थव्यवस्था अच्छा करना देखना चाहते हैं, आपको अच्छी तरह देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और आपको अनुभवी कॉम्पिटेंट पीपल आपको सरकार में, कैबिनेट में देखना चाहते हैं, तो वापस आइए कांग्रेस पार्टी। यह है मेरा संदेश। तो शशि थरूर यहाँ पर साफ कर रहे हैं कि उनका हिंदुत्व, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हिंदुत्व, उसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये डिबेट यहाँ पर सेटल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति खुद ये कह रहा है कि मेरा इससे लेना देना नहीं है, मैं उन लोगों को आकर्षित करने की, यहाँ तक कि अपनी चुनावी राजनीति के लिए भी मैं आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को अपील नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कभी कभी शशि थरूर कभी किताब लेके प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाते हैं अपनी, कभी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, इन चीज़ों से एक शक पैदा होता है। और मैं इसलिए ये सवाल मैंने पूछा क्योंकि आपकी जो पूरी उम्मीदवारी है, जो आपका कैंडिडेचर है, उसको लेकर भी जो शक व शुबा है, उसकी एक बुनियाद ये भी है कि शशि थरूर आज उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी का, और कल को हो सकता है कि मन करे उनका 2 नावों में से एक पैर उनका इधर और एक पैर इधर रहता है, दोनों पैर उधर रख लेंगे, उधर निकल लेंगे। तो ये भी आप साफ कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से कोई भी सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व के जो वोटर्स हैं, या वो पूरा जो वोटर बेस है, उसको आप आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ शशि थरूर, खासकर हालांकि अब वो बात, वो दलील जो है वो खत्म हो चुकी है कि जो हिंदी बोलने वाले, हिंदी पट्टी की बात मैं चिदम्बरम साहब को सुन रही थी, कह रहे थे कि 9 राज्य ऐसे हैं, 7 राज्य हिंदी बोलने वाले और 2 हिंदी समझने वाले, जहाँ पर ये पूरी जो चुनावी जंग है ये हो रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उत्तर भारत या हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति को अध्यक्ष पद सौंपा जाए। यहाँ शशि थरूर शानदार हिंदी बोल रहे हैं, बहुत सारे हिंदी बोलने वालों को शर्म आ जाए, इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो वो तो दलील खत्म हो चुकी है, क्योंकि खड़गे साहब भी खुद हिंदी मेरे ख्याल से नहीं बोलते होंगे, या बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते होंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि इससे पहले कि हम 2024 का जिक्र करें, मैं थोड़ा आपको वापस लाना चाहती हूँ आज के दिन में कि 17 अक्टूबर को क्या होगा, उससे पहले 8 अक्टूबर को क्या होगा, क्योंकि जाहिर है आप देश की जनता के पास नहीं जा रहे हैं इस चुनाव के लिए। जो डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के ही, खुद उनके सदस्य, वो आपका चुनाव करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है शशि थरूर को इस चुनाव में बरकरार रखे हुए? मैं आपको बता सकती हूँ कि जो पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर चर्चा ही खत्म हो चुकी है, और माना जा रहा है कि खड़गे साहब जो हैं वो अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आपको कौन सी चीज़ है जो बनाए रखे हुए है? देखिए, मैं पहली बात यह है कि मुझे जो समर्थन मिला, मैं बिना मांग के, बहुत लोग, बहुत साधारण कार्यकर्ता हमारे पार्टी के मेरे तरफ आए। 60 लोग मेरे नॉमिनेशन फॉर्म्स पे दस्तखत किए हैं, और इन 60 लोगों में शायद 5, 6, 8, 10 मैक्सिमम वरिष्ठ नेता मिलेंगे आपको। बाकी साधारण लोग, कार्यकर्ता, जो पार्टी के अंदर जो आम आदमी कहा जाएगा, ऐसे लोग थे। और ये लोग आके मुझे बोला कि देखिए, हम आप पे भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि आपके तरीके से हम पार्टी बदलेंगे और हमारे पार्टी के भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो मैं उनका विश्वास को मैं कैसे बिट्रे करूं, कभी उनको छोड़ नहीं सकता। वो अगर चाहते हैं कि मैं इसमें एक ऑल्टरनेटिव, मतलब एक दूसरी तरीका लोगों के सामने रखूं, तो ये मेरा फर्ज है, मैं कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है। अगर आप भाजपा का फेवरेट शब्द को इस्तेमाल करना चाहे, मेरा कर्तव्य है कि रहना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए।
आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। और इसके साथ साथ ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि आप देखिए कद की, वजन की बात आप देखें, कद तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन वजन देखिए कि वो 14 पन्नों का जो प्रपोजल्स की लिस्ट थी वो लेके गए। शशि थरूर के पास सिर्फ 5 पन्ने थे, हालांकि उनके पास एक विजन भी था, और बड़े बड़े नेता जो गांधी छह थे हम, लेकिन पांच एक साथ और एक बाद में। आज अच्छे थे। तो गांधी फैमिली के जो नजदीक माने जाते हैं, उनके लॉयलिस्ट माने जाते हैं, जैसे AK एंटनी, अंबिका सोनी, इसके अलावा गहलोत साहब भी आ गए थे, और अलग अलग लोगों में G23 के जो सदस्य माने जाते हैं, जो एक तरह से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से असहमति जाहिर की और अपना एक पर्चा सौंपा। दिग्विजय सिंह भी उसमें शामिल थे, वो भी वहां पर पहुंचे। तो ये तमाम लोग वहां थे। मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण और मनीष तिवारी। शशि थरूर के जो लिस्ट थी प्रपोजल्स की, जिन लोगों ने प्रस्तुत किया उनका कैंडिडेचर, उसमें उतने बड़े कद के लोग नहीं थे। कार्ति चिदम्बरम थे उसमें, किशनगंज के MP मोहम्मद जावेद थे, नौगंग के MP प्रद्युत बोरदोलोई थे, और इसके अलावा बाकी लोग थे। ये भी हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में मैंने कोഴിकोड का MK राघवन MP भी था। अच्छा, ओके। और पूर्व MP, मतलब जो एक बार लोकसभा में बहुत अच्छा भूमिका निभाया, संदीप दीक्षित, वो भी था। जी हाँ। शशि थरूर जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे। जी आप भूल गए, अच्छा, वो भी नहीं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो लोग है, लेकिन मैं 10 से ज्यादा गिना नहीं जाएगा। ठीक है। शशि थरूर जी, अब मुझे बताइए, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का ये पद है और जो 2024 का चुनाव है, इसमें क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी बात नहीं है। हालांकि एक तबका ऐसा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, जो ये देख रहे हैं कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे 2024 में, वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उभरेंगे। एक नया फेस है, एक तरह की डिस्रप्टर की एक इमेज है, उनकी एक यूनिवर्सल एक तरह की अपील है, युवाओं में खासकर उनको लेके बहुत आकर्षण है, बहुत चार्म है, एक तरह की कशिश है कि ये व्यक्ति भारत को एक नए मकाम पर ले जा सकता है। तो एक तो ये सीरीज है जो हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि ये कब्जा जो है ये गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा। चेहरा कोई भी हो सकता है अध्यक्ष का, और शायद गहलोत साहब के इनकार के पीछे यही वजह है कि उनको लग रहा था कि कोई रियल पावर, कोई असली ताकत इसमें नहीं है, खाली एक चेहरा है कि हम गांधी के अलावा नॉन गांधी लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी जो कमान है वो गांधी के हाथ में ही रहेगी। तो डायरेक्ट कनेक्शन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का और 2024 की दौड़ का आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 2024 अभी दूर है, और मैं कहूंगा कि अगर हम दूसरे पार्टियों के साथ एक विपक्षी महागठबंधन के साथ आगे जाना चाहेंगे, तो अभी प्रधानमंत्री का चेहरा के बारे में बोलना मेरे ख्याल में ज्यादा जल्दी हो गया है। जो भी अध्यक्ष बने, मेरे ख्याल में उनको ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि क्या दूसरों से बात करें, क्या हम कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्थापित कर सकेंगे ताकि हम सब एक साथ आगे जाएं। आपको पता है कि पिछले बार मोदी जी सिर्फ 37% से जीता हुआ था उनके 300 सीट। अगर हमारे बाकी जो 63% 40 पार्टी ने नहीं ले गए थे, अगर हम कोई अच्छे अरेंजमेंट बना के एक साथ लड़े होते, तो शायद आज मोदी जी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ लोकसभा के अंदर बैठे नहीं होते। तो मैं कह रहा हूं कि 24 के लिए शायद इस किस्म की बात पहले करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री का चेहरा वगैरह वो सब बाद में आएगा मेरे ख्याल में। लेकिन उस विषय के अलावा जो आपने कहा गांधी परिवार के बारे में, मैं आपसे खुद कहता हूं कि गांधी परिवार एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल है हमारी पार्टी में। मतलब कांग्रेस पार्टी का जो DNA कह जाता है, उनका खून जो है गांधी नेहरू परिवार के साथ मिले जुले हैं, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं, आप सबसे पूछिए, वो गांधी परिवार का सिर्फ नेतृत्व नहीं, लेकिन उनका जो स्पेशल प्लेस है उनके दिल में, उनके हृदय में, उनके मन में, ये कभी कभी खो नहीं जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक बेवकूफ होगा जो गांधी परिवार जो ले आते हैं पार्टी को, उसको छोड़ दे। एक उदाहरण मैं दे सकता, अभी मैं केरला में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चल के आ रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि जितने ऊर्जा, जितने आवेश जनता दिखा रहे हैं राहुल गांधी को देख के, ये तो पार्टी के लिए बहुत बहुत बड़ा एसेट है। हम इसको क्यों फेंक दें? गांधी परिवार पार्टी के अंदर रहना चाहिए, पार्टी में उनका गाइडेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल में पार्टी और गांधी परिवार एक साथ चलनी चाहिए। उसका मतलब नहीं है कि एक अध्यक्ष का काम नहीं करे, अध्यक्ष अपना काम करना चाहिए, लेकिन जो गांधी परिवार के स्पेशल जो जगह है, जो लोगों के दिल में है, ये मेरे ख्याल में हम बिल्कुल सुरक्षित रखें,
पार्टी के गुण ही होगा इससे। और मैं कभी भी गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वालों के साथ नहीं हूं। हालांकि एक तरफ दलील ये भी है कि क्या वो आशीर्वाद हैं कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार आशीर्वाद है या अभिशाप है? इन दोनों में भी फर्क है कि क्या उनकी वो ताकत है या उनकी कमजोरी है। चलिए ये बहस किसी और रोज। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि आपको विश्वास है गांधी परिवार का, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और आपको एक तरह से अंडरडॉग कहा जा रहा है, इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति को भी अंडरडॉग इसलिए क्योंकि गांधी परिवार से आपकी वो नज़दीकी नहीं है जो खड़गे साहब की है। आप अपने मन के एक तरह से बादशाह हैं, जो चाहते हैं कह देते हैं, जैसा सोचते हैं वो बोल देते हैं। आपके अंदर उस तरह की मतलब सियासतदान आप हैं, लेकिन वो सियासत आपके अंदर नहीं है कि सिर्फ आप वही बात कहें जो उनके मन को भाए। तो क्या आपका ये जो आत्मनिर्भरता है, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने दिमाग का, अपने जिस्म का, अपनी सोच का मालिक होना, क्या ये आपकी कमज़ोरी है जो शायद एक इंसानी तौर पर एक मजबूती मानी जाती है, लेकिन राजनीति में ये कमज़ोरी है? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि ये कमजोरी है। मेरे ख्याल में जनता चाहते हैं एक राजनेता जो सच ही बोलते हैं, जो खुलेआम है, जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देखते हैं वही मिलता है आपको मुझसे। तो यही है जो मेरी आप भूल जाइए मत कि मैं 3 बार लोकसभा चुनाव लड़के जीत के आया हूं। ये नहीं है कि मैं पैराशूट में आके राज्यसभा में बैठा। मैं तो जनता के साथ मेरी ऐसे ही आदत से लोगों का विश्वास मुझे मिला है। और मैं कहूंगा आपसे कि मैं इसको एक बड़ी राजनीतिक डिसएडवांटेज नहीं माना जाता। लेकिन ये भी सही है कि मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। मेरा पिताजी एक मिडिल क्लास एग्जीक्यूटिव था एक कंपनी में, अखबार की कंपनी में, स्टेट्समैन, बाद में डाइजेस्ट। मैं ऐसे मेरी पढ़ाई करके ही जो कुछ मैंने इस जिंदगी में कर सका और कमा सका, ये सिर्फ मेरे आत्मनिर्भरता से ही हुई। मुझे कोई भी मतलब विरासत नहीं मिले मेरे परिवार से। सिर्फ एजुकेशन, पढ़ा लिखा होना, जेंटलमैन के तरीका जीना, झूठ नहीं कहना, चोरी मत करना, कोई भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं हमारी जिंदगी में। और जो भी आपके मन में है आप सही दिखाइए लोगों को। अगर लोग को पसंद नहीं होते तो आप मान लीजिए कि उनको पसंद नहीं है, लेकिन बेहतर है कि लोग नहीं सोचें कि आप एक चीज कह रहे हैं कि दूसरे कुछ कर रहे हैं। तो इस किस्म की व्यक्ति हूं मैं। अब गांधी परिवार का कॉन्फिडेंस है आप, अच्छा है। आप पर गांधी परिवार का कॉन्फिडेंस है? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहा था, मैं उनसे जाके मिले। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष, प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी, तीनों से मैंने यही पूछा कि आप कैसे देखते हैं चुनाव। मैं ये भी तैयार था सुनने के लिए कि वो कहे देखिए हमारे पार्टी में चुनाव की बड़ी आदत नहीं है, आप जरा इसमें मत लड़िए क्योंकि पार्टी अपने ही तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कभी नहीं कहा, वो इनफैक्ट ऑपोजिट कहा। सोनिया गांधी जी शुरू करके मुझे बताया देखिए मेरे ख्याल में चुनाव अच्छा है पार्टी के लिए, मैं जरा सा पीछे रहना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं ये सब काम बार बार करने के लिए। मैं चाहता हूं कि पार्टी किसी को चुन ले और मेरे तरफ से ना कोई आधिकारिक राजनेता होगा, उम्मीदवार होगा, हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा और हम निष्पक्ष रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो इस किस्म के एश्योरेंस सोनिया गांधी जी ने मुझे, राहुल गांधी ने ये भी कहा, प्रियंका गांधी ने मुझे। मुझे दिग्विजय सिंह साहब से पता है क्योंकि जब दिग्विजय सिंह साहब मुझे मिलने आया, उनके एक दिन की कैंडिडेट, एक दिन वो उम्मीदवार रहा, मुझे मिलने आया था। उन्होंने कहा कि मिसेस गांधी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने यही कहा था उनको। तो मेरे ख्याल में ये तो हमारा पार्टी अध्यक्ष का जो अश्योरेंस है, हम कभी उन पे भरोसा नहीं छोड़ सकते हैं। और आपको शायद पता है कि कल इलेक्शन अथॉरिटी का जो नेता है मधुसूदन मिस्त्री जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ यही कहा कि अगर कोई कह रहा है कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है और उनको गांधी परिवार चाहते हैं कि उनको वोट मिले, कि ये सच नहीं है, सही नहीं है। और मैं इसको अभी बिल्कुल सब लोगों को सामने रिजेक्ट करता हूं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मतलब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़े। अंत में जो जीतेगा मेरे ख्याल में पार्टी के कार्यकर्ताओं का चॉइस होगा, तो इसको हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।
आखिरी सवाल शशि थरूर जी, वो ये कि आप ये बताइए कि 3 ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो 9,000 से ज़्यादा लोग भी देख रहे हैं और जाहिर है उनमें बहुत सारे प्रभावित होंगे कि गांधी परिवार की क्या चॉइस है, और आखिर में हो सकता है अक्टूबर 8 को, मुझे पता नहीं है कि आप अपने पर्चा तब भी बना के रखेंगे और अक्टूबर 17 तक ये दौड़ जाएगी। आप कह रहे हैं जंग नहीं कहना है, ये दौड़ जाएगी, ये प्रतिस्पर्धा जाएगी या नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि 3 कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चेहरा बनते हैं शशि थरूर, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो वो कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे, और कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो देश की राजनीति में वो जोड़ेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि पार्टी के अंदर एक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, कि शक्तिकरण नीचे के तौर पे होना चाहिए, कि हमारे ब्लॉक, हमारे मंडल, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे राज्यों का अध्यक्ष, इन लोगों के पास असली अधिकार हाथ में मिले। अभी तो है नहीं। आप एक राज्य का अध्यक्ष देखो, उनके ऊपर बैठा हुआ एक जनरल सेक्रेटरी जो उनके सारी चीजों को सेकंड गेस कर सकते हैं, उसके ऊपर बैठा एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष। आजकल एक जिला अध्यक्ष का नाम अनाउंस करने के पहले दिल्ली का कांग्रेस अध्यक्ष का दस्तखत चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पार्टी को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, तो जो जमीनी काम कर रहे हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए, उनको आप एक मौका देना चाहिए, कि उनका कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कुछ करूं, मुझे पूरा हक है करने के लिए, और अगर कोई निश्चय करें जो मेरी जिंदगी में कोई इफेक्ट असर पड़े, उनमें मुझे भी चर्चा करने की, मेरी राय बताने के लिए हक होगा पहले। इस किस्म की कंसल्टेशन हमारी पार्टी में नहीं है, और इस किस्म की शक्तिकरण नीचे के तौर के लेवल्स पे नहीं है। मैं चाहता हूं कि सब करें। अगर आप एक राज्य अध्यक्ष को बनाएं, तो उन पर पूरा भरोसा रखिए, उनको कहिए कि आप जानते हो आपके राज्य में कौन कौन अच्छे लोग हैं, आप उनको बिठाइए, आप उनको अपॉइंट कीजिए, आपका पूरा हक दे रहा हूं। लेकिन अगर आप गलती बार बार किए और हमारे पार्टी को नुकसान हो गया, हम आपको हटाएंगे, जिम्मेदारी आपके है। तो इस किस्म के संदेश के साथ मेरे ख्याल में पार्टी के लोअर लेवल्स पे एक बहुत नया ऊर्जा आएगी। ये तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चेंज है। दूसरी यह है कि मैंने कहा कि हमारे युवकों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये तो वैसे भी एक युवा देश है। आपको मालूम है कि 50% से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन 25 साल से नीचे है। मेरे ख्याल में 65% 35 साल से नीचे हैं। इस भारत में हम जो हमारे बुजुर्ग लोग इस पार्टी को चलाने में, उन लोगों के एस्पिरेशंस, उनके जो आग्रह है, उसके जो आशाएं हैं, इनको अगर हमारे मन में हम समझ नहीं सके और उनको आगे नहीं ले सके, तो हमारी पार्टी गिर ही जाएगा। मेरे ख्याल में ये बड़ी जरूरी है। यंग इंडिया की पार्टी बनना चाहिए। नव भारत या युग भारत की पार्टी बननी चाहिए कांग्रेस। और मेरे ख्याल में भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमारी जो अंग्रेजी में हैशटैग यही है, थिंक टुमारो थिंक थ्रू। हम सिर्फ आज या हमारे इतिहास, मैं तो इतिहास पढ़ने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, इतिहास बहुत पसंद है, लेकिन इतिहास में जब हमारे पैर रखे, हमारा दिमाग, हमारे आंखें इतिहास पे नहीं लेकिन भविष्य पे हम देखना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी जरूरी दूसरी चीज है। तीसरी चीज अभी भूलना, आप 3 मांगा तो मैं 3 बता रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। जी जरूर जरूर। तीसरी बात जो है मैं बताऊंगा कि हमें एक संदेश स्पष्ट तरह से देश में भी देना चाहिए और पार्टी के भीतर देना चाहिए कि हम सबके पार्टी है। हम कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि लोग कहें कि, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वर्ग या एक धर्म या एक सेक्शन, सामाजिक सेक्शन की प्रतिनिधि है कांग्रेस। हम ऐसे नहीं है। अगर आप मुसलमान हो, आप दलित हो, आप महिला हो, आप युवा हो, आप सीनियर सिटीजन हो, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए जगह है। इसमें हम कभी नहीं कहेंगे। जब मैं अंग्रेजी में इंक्लूसिव इंडिया की बात कर रहा हूं, ये इंक्लूसिव इंडिया ऐसे भारत है जैसे हम 2-3 हजार साल से हमने बनाया, हमने बांटा, और जो जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अच्छी तरह लिख के बताया, जिसने महात्मा गांधी नेतृत्व करके हमें दिखाया कि इस भारत में सब लोग, हर मजहब, हर धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। इस किस्म के लेगेसी विरासत जो हमारे हैं, जो कांग्रेस पार्टी 120 साल से निभा रहे हैं, इस विरासत से हम आगे जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं होने चाहिए किसी के मन में भी, ना वोटर्स के मन में भी और ना
ना हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में। तो ये स्पष्ट करके हम आगे ले जी हाँ, जाएंगे। शीशे और की तरह ये 3 चीज़ों आपने 3 मांगा, बिल्कुल मैं ज्यादा में 10 पॉइंट कल एक पत्रिका में आपके विजन में आया। जी हाँ, बिल्कुल आईने की तरह एकदम आपने साफ कर दिया है कि क्या आप करना चाहते हैं। ये तीनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आप नागपुर जा रहे हैं। आखिरी सवाल ये कि हालांकि आपको हम शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं आपके इस पूरे कैंपेन के लिए, लेकिन नागपुर से शुरुआत आप कर रहे हैं। नागपुर का एक अपना एक सिंबलिज्म भी है। देखिए 2 कारण हैं। आज रात मैं अंबेडकर साहब का दीक्षा स्थान में जा रहा हूँ। आपको शायद पता है मैं लेखक भी हूँ, आपको मालूम है। और मैं अंबेडकर साहब का जो आत्मकथा जो है, जो उनकी जीवन का चरित्र मैंने लिखा है। ये है किताब अंबेडकर ए लाइफ। और मैं इसका ऑफिशियल लॉन्च वगैरह दिल्ली में और दूसरे नए शहरों में करने के पहले मैं चाहता हूं कि मैं इसको अंबेडकर जी जहां उनके अंतिम महत्वपूर्ण निमिषों था वो दीक्षा स्थान में, मैं वहां जाके, क्योंकि उसने वहां आपको पता है कि बुद्धिज्म को वो दीक्षा लिया था, वहां जाके मैं ये किताब का प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं। और कल अक्टूबर 2 है, आप सब लोगों को पता है कि अक्टूबर 2 का महत्व। मैं वार्धा में गांधी जी का सेवाग्राम का प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ। इसमें राजनीति नहीं है, ना कोई राजनीतिक भाषण करेंगे 2 जगह में। सिर्फ एक व्यक्ति, एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं वहां जाके मेरा ये क्या कहूँ, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आपको पता है कि कल मेरा नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के पहले मैं राजघाट भी गया महात्मा गांधी जी की याद में, जो हमें सबको सिखाया है कि अगर आपको कोई विश्वास है आप उस पर सख्त रहिए। कि लोगों शायद कहेंगे कि आप बेकार कर रहे हैं, आप हारेंगे या कोई बात नहीं। आप अगर आपके मन में आप ठीक चीज कर रहे हैं, करते रहिए। ये गांधी जी हमें सिखाया एक बहुत साल पहले से। मैं यही इसी सोच के बारे में आगे जा रहा हूँ। और महात्मा गांधी जी के राजघाट जाने के बाद मैं राजीव गांधी का जो वीर भूमि है, शक्ति स्थल है, वहां जाके वहां भी मैंने प्रणाम कर दिया। क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता हूं कि राजीव गांधी जी हमारे देश को 21वीं शताब्दी के लेके आने के लिए एक पुल बनाया था। वो खुद देख नहीं सका हमारी ये शताब्दी, लेकिन उन्हें जो बुनियाद बनाए भारत के लिए, उसके कारण हम आजकल टेलीकॉम्स में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों जगह मैं कल गया था। आज और कल अंबेडकर साहब और गांधी जी के याद में मैं उसके बाद मेरा प्रचार शुरू करूंगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शशि थरूर जी समय देने के लिए। आपने आपके इतने टाइट स्केड्यूल में, जहां आपको कितनी जगह पर जाना है, मैं जानती हूं आपको फ्लाइट भी पकड़नी है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और इंतजार करेंगे इस बात का कि जो बहुत अहम है कि कांग्रेस पार्टी को जो नया चेहरा मिलता है, उससे देश की पूरी जो विपक्ष की राजनीति है वो किस तरह से बदल जाएगी, किस तरह का बदलाव उसमें देखने को मिलेगा, काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अरफा। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं। क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।